तो आज से हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ये एक यूनिट भी है पूरी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी एक यूनिट है जिसमें अपन पढ़ते हैं व्हेन चार्जेस आर इन मोशन। तो जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो उनके कारण जो फिनोमेना होते हैं वो हम 2 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब चार्जेस के पास यहाँ पे इस चैप्टर में क्या होगी, एनी चार्ज इज हैविंग वेलोसिटी। और जब भी चार्ज के पास वेलोसिटी होती है तो वो क्या बनाता है, करंट। ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ आपका 10th का भी है। तो हमको पता है द फ्लो ऑफ चार्ज इन वायर इज कॉल्ड, वायर कंडक्टर कुछ भी इज कॉल्ड, चार्जेस का फ्लो होना किसी कंडक्टर में इज कॉल्ड एज करंट कहलाता है। और जो मोशन से रिलेट करती है उसको अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। सबसे पहला होता है आई का फॉर्मूला। तो आई इज इक्वल्स टू हो जाता है Q अपॉन टी। ये तुम पढ़ चुके हो, है ना। इफ चार्ज ड्यू क्यू, अगर मान लो ये कंडक्टर है और इसमें से dt थोड़े टाइम में थोड़ा सा चार्ज फ्लो हो रहा है, in small time, if there is a small charge flow between 2 points of a conductor, तो हम I is equals to लिख सकते हैं dq अपॉन dt। ठीक है, ओके। तो उन्होंने बोला हम इसको मतलब डेरिवेटिव, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब हम चार्ज का डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, करंट मिल जाता है। अगर हमको पता है I इज इक्वल्स टू, हम एक फार्मूला और लिख सकते हैं QT, तो ये हो जाता है NE अपॉन T। ये भी तुम पढ़ चुके हो, Q इज इक्वल्स टू NE, है ना। डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है किसी भी कंडक्टर में वो पॉजिटिव चार्जेस के डायरेक्शन में होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स यदि इधर मूव कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट उसके ऑपोजिट होता है। ओके, अच्छा। तो हमने बोला कि ज़रूरी नहीं होता, जैसे अभी तक अपन 10th में पढ़ते आए हैं कि एक जैसा करंट फ्लो होता है किसी भी वायर में। हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता कि करंट क्या हो, एक जैसा फ्लो करे। करंट की वैल्यू समय समय के अकॉर्डिंग वायर में बदलती भी रहती है। तो उन्होंने बोला है कि अगर हम मान लो, तो इसलिए अपन करंट को और बेटर डिफाइन कर सकते हैं। यदि मान लो डेल क्यू इज़ द नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन, है ना, इन टाइम डेल टी, तो इन बिटवीन टाइम टी प्लस डेल टी, हाँ वही है, उन्होंने टाइम निकाला है, टी अपन डी एट एनी टाइम इंस्टेंटेनियस करंट। उन्होंने बोला है एनी टाइम इज इक्वल्स टू, अपन लगा देते हैं इसमें लगाते हो तुम लोगों ने 10th उसमें पढ़ा होगा मैथ्स में। यदि अपन यहाँ पे डेल क्यू अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू टेंस टू 0 कर दें तो हमें एक पर्टिकुलर टाइम का करंट मिल सकता है। ये फार्मूला कहीं काम नहीं आता, पर तुम लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हमको इंस्टेंटेनियस चाहिए तो हम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए भी यहाँ पे करंट निकाल सकते हैं, क्योंकि इस सेकेंड पे ये है 2.1 सेकेंड पे बदल जाता है। तो हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कभी कभी करंट चाहिए होता है, तो उसके लिए अपन को ये फार्मूला लर्न रखना होता है। अब उसके बाद तुमको पता है कि करंट इज़ अ स्केलर, इसके पास डायरेक्शन होता है, बट ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सम लगता है वो वेक्टर सम नहीं लगता, वो एल्जेब्रिक सम लगता है। एल्जेब्रिक सम मतलब जैसे मान लो अगर ये 2 वायर हैं और ये ऐसा है, तो यहाँ से अगर I1 I2 करंट जा रहा है तो हम यहाँ इक्वेशन लिखते हैं I3 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। यहाँ पे हम वेक्टर सम नहीं करते उसका। आई बात समझ में? इसलिए ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। उन्होंने बोला वेक्टर एडिशन, वही रीज़न है कि ये स्केलर एडिशन फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता। मसाला चाय, हाँ खत्म हो, ठीक है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है
1 एम्पेयर इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, है ना, 1 कूलम पर सेकेंड। तो उन्होंने बोला है कि हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, तो उस वायर में कितना करंट होगा, 1 एम्पेयर का करंट होगा। एम्पेयर करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होती है दैट यू कॉल्ड एज एमीटर, जो हमेशा सीरीज में लगा होता है, गैल्वेनोमीटर भी होता है, याद रखना। गैल्वेनोमीटर इज ऑल्सो अ करंट मेजर, वो डायरेक्शन भी बताती है, एमीटर डायरेक्शन नहीं बताता, वो सिर्फ करंट की वैल्यू बताता है, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद हाँ, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है थ्रू द, जब बिजली चमकती है ना, वैसे तो 1 एम्पेयर करंट भी बहुत ज़्यादा करंट होता है। हम माइक्रो एम्पेयर या मिली एम्पेयर्स के करंट यूज़ करते हैं लैब्स में, जो हम यूज़ करते हैं, है ना। लेकिन जो बिजली चमकते हो टाइम पे जो करंट फ्लो होता है वो नियरली 10,000 एम्पेयर के करीब का करंट फ्लो होता है। और जबकि हमारी जो नर्व्स में है वो जो करंट होता है वो माइक्रो एम्पेयर की रेंज का होता है। जो हमारी नसों में करंट दौड़ता है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ चार्जेस, हमारी बॉडी में भी करंट होता है, वो करंट होता है माइक्रो एम्पेयर की रेंज का। लेकिन जो बिजली चमकती है वो गड्ढा कर देती है, गड्ढा क्या कर देती है, सब प्रूफ हो सकती है, ठीक है। उसके बाद एक नई टर्म आती है दैट यू कॉल्ड एज करंट डेंसिटी, है ना। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जे से, जे इज इक्वल्स टू होता है आई अपॉन ए। करंट डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए। करंट डेंसिटी एक किसी भी कंडक्टर पे, दिस इज़ अ कंडक्टर, एट एनी पॉइंट इट इज़ द रेशियो ऑफ करंट, किसी भी पॉइंट पे करंट की क्या डेंसिटी होगी इस कंडक्टर में, व्हाट इज़ द करंट डेंसिटी, इज़ द करंट एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे से कितना करंट जा रहा है, टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द, टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे जो कंडक्टर का एरिया होगा उससे यदि हम डिवाइड करें, इफ द करंट आई इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, अब हम बोल रहे हैं कि आई करंट जो है वो इस पूरे कंडक्टर में इवनली है, मतलब यहाँ भी 2 एम्पेयर है, यहाँ भी 2 एम्पेयर है, यहाँ भी 2 एम्पेयर है। अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लिख सकते हैं करंट डेंसिटी जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए, है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर की। हमको इसका सिर्फ फॉर्मूला आएगा, डेफिनेशन आएगी, एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वाई? क्योंकि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। आई बात समझ में? तो इट इज़ अ, याद रखना, करंट डेंसिटी इज़ अ vector quantity, its direction at a point is the direction of flow of positive charge at that point। इस पॉइंट पे जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन होता है, ठीक है। SI यूनिट इज एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में याद रखना, यूनिट से तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए न्यूमेरिकल में दिया क्या है। कई बार न्यूमेरिकल में लैंग्वेज घुमा देते हैं, लेकिन जो वैल्यू दी रहती है उसके बाजू की यूनिट से आप समझ जाते हो कि ये क्या दे रखा है ना। तो अगर इसकी यूनिट एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर है, मतलब वो तुमको करंट डेंसिटी दी हुई है। उन्होंने बोला है एक एल्यूमिनियम वायर है, एक एल्यूमिनियम वायर है, इस एल्यूमिनियम वायर का डायमीटर जो है दैट डायमीटर इज़ 0.24 सेंटीमीटर, इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ विद अ, इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया है, एक कॉपर के वायर से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, ऑफ डायमीटर, और इसका वायर डायमीटर है 0.16 सेंटीमीटर। द वायर कैरीज एन इलेक्ट्रिक करंट, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, 10 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है। ये दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं वायर। आई बात समझ में?
अब उन्होंने बोला है डिटरमाइन द करेंट डेंसिटी, हमको करेंट डेंसिटी निकालना है एल्यूमिनियम के वायर में। व्हाट इज़ द करेंट डेंसिटी इन एल्यूमिनियम? अलग अलग होगी डेंसिटी क्योंकि दोनों के डायमीटर अलग हैं, एरिया अलग होगा, तो दोनों में करेंट डेंसिटी भी सीरीज है तो करंट तो दोनों में सेम होगा, लेकिन करंट डेंसिटी अलग अलग। या भैया करंट डेंसिटी का मतलब समझ में क्यों? क्योंकि ये वायर पतला है और ये वायर मोटा है, और करंट इसमें उतना ही फ्लो होना है जितना इसमें होना है क्योंकि सीरीज़ है, तो फिर इसकी करंट डेंसिटी और इसकी करंट डेंसिटी अलग अलग होगी, है ना। तो हमने इसका रेडियस निकाल लिया, इसकी रेडियस आ जाएगी 0.12 इंटू 10⁻⁻²। इसकी रेडियस, ठीक है, रेडियस इज़ दिस, करंट आई, करंट डेंसिटी ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, J = I/A, ठीक है। I इज़ 10 एंड एरिया इज़ πr², इसका रेडियस का स्क्वायर करना। यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन से तुमको बस इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्यों करंट डेंसिटी दोनों वायर में, ऐसी सिचुएशंस में करंट की डेंसिटी अलग अलग होती है। व्हाट द टर्म करंट डेंसिटी मीन्स, ऐसे इस क्वेश्चन से हमको ये समझ में आता है कि कैसे अलग अलग हो जाती है करंट डेंसिटी। आई बात समझ में। अब उसके बाद हमको पढ़ना है, तुमको पता है सारे जो मेटल्स होते हैं आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब हम उसको इलेक्ट्रॉन थ्योरी से भी समझा सकते हैं। हाँ, तुमको पता है होता क्या है बेसिकली, अभी अपन ऐसा वायर बना के 10th में ऐसा करंट बनाते थे। बेसिकली अब हम लोगों को किसी भी कंडक्टर के अंदर के बारे में पढ़ना है। तुमको पता है इस कंडक्टर में सारे एटम्स होते हैं जो अपनी जगह पे बंधे हुए होते हैं, यस और नो। इन एटम्स के पास ऑर्बिट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो न्यूक्लियस में फिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑर्बिट में वो वीक फोर्स से बंधे हुए होते हैं, यस और नो। जो उसके आउट वीक अट्रैक्टिव, इसलिए जो उसका आउटर इलेक्ट्रॉन है वो इजीली क्या हो जाता है, उस एटम से हम क्या कर सकते हैं, बाय रबिंग और बाय प्रोवाइडिंग सम एनर्जी हम उस आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं। अभी तो तुमको ये भी पता है कि कई तो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर्स में ऑलरेडी फ्री ही घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इतनी एनर्जी, इसलिए दे आर गुड कंडक्टर, क्योंकि वो नॉर्मल एनर्जी पे ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट से लूज़ कर देते हैं। और जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें घूमते होते हैं इनको अपन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जो ये पहले से ही बिना एनर्जी दिए ही इसके खाली स्पेस में घूमते रहते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या कहते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। आई बात समझ में। अब उन्होंने बोला है ये अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं मतलब वो अपने साथ क्या कैरी कर रहे हैं, चार्ज कैरी करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड, किसी भी सॉलिड की, किसी भी कॉपर, एल्यूमिनियम, किसी की भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है ये डिपेंड करता है कि उसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। आई बात समझ में। तो उन्होंने बोला डिपेंड्स ऑन द इन मेटल्स ये नियरली होती है 10⁻29 पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन्स लगभग क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो मेटल्स की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर देन कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। लेकिन चांदी के तार हम लगा नहीं सकते। क्या तार की बात कर रहे हैं, सीपीयू में चांदी नहीं लगाते भाई साहब, नहीं वो चांदी नहीं होता, वो एलॉय होता है जिसके तार से अपन ऐसा कर करके उसमें उससे लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सोल्डरिंग से, ठीक है। इन लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है, जो लिक्विड और गैसेस होते हैं उनमें मूवमेंट ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इनमें दोनों मूव करते हैं। लिक्विड और गैसेस में पॉजिटिव चार्ज भी मूव करते हैं और
नेगेटिव चार्जेस भी। क्यों? क्योंकि ये बाउंड नहीं होते, उनको पता है लिक्विड है, फ्लो करता है, गैस है, फ्लो करती है। इनके प्लस अपन पढ़ चुके हैं, फ्लो जो करते हैं वो लिक्विड गैस करते हैं, इसलिए उनके पास दोनों चार्जेस क्या होते हैं, दोनों आर बिहेव एज अ चार्ज कैरियर्स। मेटल्स में ऐसा नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज, सॉलिड में जनरली मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज कैरी करते हैं। अगर मान लो हमारे पास लिक्विड कंडक्टर है, लिक्विड कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं ना, अपन सेल में बनाते हैं, पढ़ा है केमिस्ट्री में, अभी बनाएंगे अपन भी। 3rd चैप्टर से तुम्हारे शुरू होते हैं एक्सपेरिमेंट। वो भी कट हो गए। नहीं है, जो टॉपिक नहीं कट हुए वो एक्सपेरिमेंट भी कट नहीं है, समझ गया ना? ठीक है। 15 से बोल रहा तो ये एक्सपेरिमेंट जितने भी शुरू होते हैं प्रैक्टिकल्स के, वो 3rd चैप्टर से शुरू होते हैं। 3rd चैप्टर से ही तुम्हारे फर्स्ट 4 प्रैक्टिकल्स हैं, तो इसलिए वहाँ पे हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं, लेग्लांची एंड डैनियल। यहाँ पे हमने यहाँ पे सॉल्यूशन भरते हैं, दे आर द लिक्विड कंडक्टर्स, दे आर द पॉजिटिव। जब हम उसके अक्रॉस वोल्टेज लगाते हैं 2 इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं, उसमें वो सॉल्यूशन भरते हैं, फिर हम इसके अक्रॉस यदि ये तो चलो सेल बना रहे हैं तो ये तो खुद ही देता है, प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब जो कंडक्शन कर सकता है, जैसे कि तुमने NaCl वाला मोल्टन NaCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी 10th में पढ़ा था, वहाँ पे अपन सप्लाई दे रहे थे, यस और नो, मोल्टन NaCl में। तो जब हम इसके अक्रॉस क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, उन्होंने बोला है ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम इसके अंदर क्या करंट जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, या किसी भी तरीके से कर सकते हो। ये सॉल्यूशन रखा है, तुमने यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो इसके चार्जेस क्या होने लगेंगे, मूव करने लगेंगे प्लस से, तो उन्होंने बोला ये करंट को पैदा करते हैं। जबकि सॉलिड कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन एटम्स जो होते हैं वो टाइटली बॉन्ड होते हैं अपनी जगह पर, दे कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रॉन्ग करंट, ठीक है। उन्होंने बोला है ऐसे भी कुछ मटेरियल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स विल बी बाउंड एंड दे विल नॉट बी एक्सलरेटेड इवन इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। हम कितनी भी ऐसे भी कई मटेरियल हैं जिसमें अपन कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो तो भी उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते, ऐसे मटेरियल्स को अपन कहते हैं इंसुलेटर्स, ठीक है। वुड, रबर, प्लास्टिक, हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे जो पढ़ना है वो सॉलिड कंडक्टर्स मतलब मेटल्स के बारे में पढ़ना है, जहाँ पे पॉजिटिव फिक्स होते हैं और नेगेटिव मूव करते हैं। हमको लिक्विड और गैस के बारे में यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ओके, समझ में आ गया? ओके, इसके बाद हम लोग को देखना है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तुम सबको पता है, V इज इक्वल्स टू IR, है ना। इस ओम्स लॉ कहते हैं I इज़ प्रोपोर्शनल टू V या फिर V इज़ प्रोपोर्शनल टू I। मतलब अगर किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल बढ़ाओगे तो उसके अक्रॉस कंडक्टर भी बढ़ता है, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट। नहीं लिखते हैं बच्चे, प्रेशर टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए। तुमने पहले 20 डिग्री पे किया, फिर तुमने 500 डिग्री पे किया तो करंट ऐसा नहीं होगा प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि अभी तुम लोग यहाँ पे पढ़ोगे कि टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है क्लास 12 में, रेसिस्टेंस का हमने वहाँ नहीं पढ़ा था 10th में। V इज इक्वल्स टू IR वेयर R इज़ अ कांस्टेंट एंड दैट यू कॉल्ड एज रेसिस्टेंस, ठीक है। और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है लेंथ, शेप एंड नेचर, रेसिस्टिविटी। शेप में एरिया आ गया, लेंथ L, शेप एरिया एंड नेचर इज रेसिस्टिविटी।
इन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। एंड इट इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ वैल्यू ऑफ वी एन। तुम कितना भी वी आई कर बढ़ाते कम करते जाओ, उससे इसके रेसिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच कंडक्टर्स आर सेड टू बी, जिनके लिए वी और आई का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, वो कहलाते हैं कि दे आर द ओमिक कंडक्टर। क्यों? क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। आई बात समझ में? ओके। आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। आर की यूनिट होती है ओम, इट इज़ डिनोटेड बाय दिस एंड दिस इज़ वोल्ट पर एम्पेयर। ठीक है। अगर किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस 1 ओम होगा, अगर अपन इसमें से 1 एम्पेयर का करंट फ्लो हो, यदि अगर अपन यहाँ पे 1 वोल्ट लगा दें तो 1 वोल्ट लगाने पे यदि इसमें 1 एम्पेयर फ्लो हो रहा है, मतलब इसका रेसिस्टेंस है 1 ओम। उसके बाद आर का फॉर्मूला तुम्हें एक और पता है, रो एल अपॉन ए। पता है कि भूल गया मारू चाटा, वो 10th रेजिस्टर में यहाँ था। याद नहीं आता इसको रोकना। ठीक है। आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। रो इज कॉल्ड एज रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल और यू कॉल्ड इट एज अ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। किसी भी मटेरियल के लिए ये फिक्स होता है। आई बात समझ में? रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। रेसिस्टिविटी की वैल्यू डिपेंड करती है कैसा है मेटल, और दूसरा तुम किस टेम्परेचर पे परफॉर्म कर रहे हो। अगर टेम्परेचर बदलेगा तो उस मेटल की रेसिस्टिविटी बदल जाती है, और यदि उस मेटल की रेसिस्टिविटी बदलेगी तो उस मेटल का रेसिस्टेंस भी बदल जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन है हम लोगों को यहाँ पे क्लास 12th में बेसिकली वो देखना है। ठीक है। तो कल मैं तुम लोगों को पढ़ाऊँगी इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये नया फॉर्मूला है जो हम अभी पढ़ेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। कल से इस चैप्टर में नया शुरू होगा जो हमने 10th में नहीं पढ़ा है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके।